अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स टाइप्स। और आज की वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिडेमियोलॉजी के हवाले से, इसकी डेफिनेशन के हवाले से, इसकी टाइप्स के हवाले से, इसकी फील्ड्स के हवाले से और एपिडेमियोलॉजिस्ट की ड्यूटी के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट हो। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन के हवाले से एक्सप्लेन करती हूँ। 3 डेफिनेशंस मैंने बहुत सर्च करने के बाद यहाँ पर लिखी हैं और ये पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और अंडरस्टैंड हो जाएगी। आपको एपिडेमियोलॉजी की फील्ड के हवाले से अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन हवाले से मैं बताती हूँ। तो एपिडेमियोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये बेसिकली वर्ड बेस्ड डेफिनेशन है। 3 वर्ड्स पे ये बेस्ड है। फर्स्ट वन इज़ एपी, सेकंड वन इज़ डेमोस एंड थर्ड वन इज़ लोगोस। ये बिल्कुल बायोलॉजी की डेफिनेशन जैसे बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजीज मीन्स स्टडी, बिल्कुल इसी तरह है। इसके 3 वर्ड्स मिलके एपिडेमियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी मीनिंग कुछ इस तरह से है। एपी मीन्स ऑन और अपॉन, डेमोस मीन्स पीपल एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग जान के आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस वर्ड के हवाले से कि ये किस बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई मीन इसकी फील्ड के हवाले से थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं अब हम अपनी। अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी इज़ अ बेसिक साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये वर्ड जो है सेंटेंस, इससे ही आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा कि ये बेसिक साइंस है यानी फील्ड है साइंस की जो कि पब्लिक हेल्थ के बारे में हमें स्टडी करने में हेल्प करती है। दैट प्रोवाइड द लॉजिकल फ्रेम वर्क ऑफ हिस्ट्री एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड करंट कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर मेन जो आपको मैंने पॉइंट समझाना चाह रही थी वो यही था कि बेसिक साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ है। ये इसको रिप्रेजेंट करी है लॉजिकल फ्रेमवर्क, यानी कि हिस्ट्री में जितनी भी डिजीज़ हुई हैं और जो न्यू डिजीज़ हो रही हैं या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं कम्युनिटी में, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, तो उन सब की स्टडी को ये कंबाइनली एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में इनकाउंटर करते हैं। और जितने भी फैक्टर्स अफेक्टेड हैं और जितने भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं उन सबको कंबाइनली स्टडी करने को एपिडेमियोलॉजी कह रहे हैं। देन यहाँ पर एक साइंटिफिक और जो इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि बेस करी है फैक्टर्स पे डिफरेंट। इसकी आप देख सकते हैं पॉइंट्स हैं यहाँ पर मौजूद। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स of health related events, specified populations, applications and the control of health problems of the study to the control of health problems। ये सारे फैक्टर्स मैंने मेनली जो पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन लास्ट डेफिनेशन के हवाले से उनको मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। यहाँ पर मैंने थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पिक्चर के हवाले से कि आपको आइडिया हो जाए कि एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो क्या उनका वर्क है। तो एपिडेमियोलॉजी के हवाले से आपको थोड़ा और अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे कि अभी नॉर्मली हमारी रूटीन चल रही थी, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो उसका आउटब्रेक हुआ। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जितने भी थे उन्होंने ये स्टडी किया कि आउटब्रेक किस तरह से हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फैक्टर्स जो भी इन्वॉल्वमेंट थे, एज फैक्टर और सारे इन्होंने एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ही वर्क मेनली किया। और सारी स्टडी जो है वो करने के बाद इन्होंने रिज़ल्ट्स और नताइज निकाले। तो मेनली जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का वर्क है, जो ड्यूटी है वो यही है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू जो है हो रहा है उसको स्टडी करना, उसके नताइज निकालना कि ये क्यों हो रहा है और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू का।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ इसी हवाले से। देन यहाँ पर मैं आपको एपिडेमियोलॉजी के हवाले से और एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। जो हमने थर्ड वन स्लाइड पढ़ी थी उसमें जो मैंने आपको कहा था कि टर्म्स इसमें इंक्लूड हो रही हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ वन बाय वन, ताकि आपको एपिडेमियोलॉजी की फील्ड के हवाले से और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए। ये वाली स्लाइड के लास्ट में जो आपको नज़र आ रही है डेफिनेशन, इसको हम एम्फेसाइज़ करेंगे और ज़्यादा इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड जो इसमें टर्म इस्तेमाल हो रही थी वो स्टडी की कि ये एपिडेमियोलॉजी जो है फील्ड है बायोलॉजी की, साइंस की, और इसमें हम स्टडी करते हैं साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, बेसिक साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ के हवाले से इसमें हम स्टडी करते हैं। और ये हाईली क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन है जो कि बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी बायोलॉजी की फील्ड है और रिसर्च मेथडोलॉजीज़ पे। देन इसके बाद हम सेकंड टर्म जो इस्तेमाल हुई थी उस डेफिनेशन में उसको एक्सप्लेन करती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन जो कि थी, और ये मेनली रिप्रेजेंट कर रही है कि आया कौन सी पॉपुलेशन में और किस टाइम पे और कहाँ कौन सी प्लेस पे जो है डिज़ीज़ कॉज हो रही है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू कॉज हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ देती हूँ। फ्रीक्वेंसी इज़ पैटर्न ऑफ हेल्थ इवेंट्स विद इन अ ग्रुप इन अ पॉपुलेशन, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन टू डू दिस दे यूज़ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी विच करेक्टराइज हेल्थ इवेंट्स इन टर्म ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। देन डिटर्मिनेंट्स आ जाती है टर्म, जिसको मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट आल्सो अटेम्प्ट टू सर्च फॉर कॉजेज़ और फैक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये नॉर्मली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट की ड्यूटी के हवाले से, और साथ साथ इसमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है इस डेफिनेशन, इस टर्म के हवाले से कि ये एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी को ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जा रहा है इस टर्म के रिलेटेड, और ये आंसर देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं इस टर्म के रिलेटेड कि किस तरह से डिज़ीज़ हो रही है, बजाय इसके कि कौन और किसके और कहाँ जो है ये डिज़ीज़ हो रही है। यानी कि ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिटर्मिनेंट्स में हाउ एंड वाई क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। देन नेक्स्ट टर्म की तरफ अब हम चलते हैं जो कि है हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स। इसको मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जिस तरह से पहले जो डेफिनेशन थी एपिडेमियोलॉजी की, उसके हवाले से एपिडेमियोलॉजिकल वर्क जो है वो सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ पे बेस्ड था, यानी कि सिर्फ डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इशू जो है वो डिज़ीज़ पे बेस्ड थे, यानी इन्फेक्शन के ऊपर। लेकिन जो न्यू डेफिनेशन आई है वो उसके मुताबिक है हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स जो हैं वो डिजीज़ भी हो सकती हैं, क्रॉनिक डिजीज़, और इसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और इंजरीज़, यानी कि ये इन्फेक्शन और इसके अलावा दूसरे जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सब को कंबाइन करके स्टडी हो रही है इसकी। तो ये मैंने आपको जैसे कि पहले बोला कि ये एडवांस फील्ड की डेफिनेशन है, यानी कि एपिडेमियोलॉजी की एडवांस डेफिनेशन है, तो इस हवाले से ये एक्सप्लेन किया गया है। देन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के हवाले से कि इसमें हम जब भी स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है एज एपिडेमियोलॉजिस्ट कि हम स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ही स्टडी करें रेदर देन विद इंडिविजुअल पेशेंट्स, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए और कि हमारी स्टडी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किन पेशेंट्स के ऊपर जो है ये ज़्यादा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के ऊपर ये एम्फेसाइज है। देन जो फाइनल टर्म है वो है एप्लीकेशन, यानी कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं एज एपिडेमियोलॉजिस्ट उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एनालिटिकली, और किस तरह से एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो रिज़ल्ट्स निकालता है और एक पॉजिटिव वे में अपनी अच्छी प्लानिंग के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक के वाले से है मेजर एरियाज़ एंड टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मेजर एरियाज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम।
और मेजर एरियाज़ में बेसिकली जो फील्ड्स हैं एपिडेमियोलॉजी के रिलेटेड और सब फील्ड्स जो हैं एपिडेमियोलॉजी की, वो इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिखी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन सिर्फ इम्पॉर्टेंट करूँगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगी हैं। तो ये मैं आपको एक एक करके इसके नेम बताती जाती हूँ। मेजर एरियाज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इंक्लूड disease causation, transmission, outbreak, investigation of disease, surveillance, environmental epidemiology, forensic epidemiology, occupational epidemiology, screening, biomonitoring, and comparisons of treatment effects such as in clinical trials। तो ये सारी एपिडेमियोलॉजी की सब फील्ड्स हैं जिनमें से मैं कुछ को एक्सप्लेन करूँगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक एक करके मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रही हैं फ़ील्ड उनको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए इसकी सब फील्ड्स के हवाले से। सबसे पहली फ़ील्ड जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, और इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। द क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी इज़ अ सब फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन इशू रेलिवेंट टू क्लिनिकल मेडिसिन, यानी कि क्लिनिकल मेडिसिन के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसको हम क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। द टर्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जॉन आर पॉल इन 1938 में सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी जॉन आर पॉल ने। और इस टर्म को अगर डेफिनेशन के हवाले से देखा जाए तो इसको ये भी कहा जाता है द बेसिक साइंस ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। देन इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन दूसरी फील्ड को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो फील्ड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी, और इसके मुताबिक ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ एग्जामिन हेल्थ आउटकम्स अमंग वर्कर्स एंड देयर पोटेंशियल एसोसिएशन विद कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, यानी कि इन शॉर्ट ये जॉब के हवाले से है। यानी कि ऑक्यूपेशनल से आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जॉब रिलेटेड फील्ड है जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि आया कौन कौन से हार्डशिप्स जो हैं वो वर्क प्लेस पे मौजूद हैं और कौन कौन सी जो हैं वर्कर्स को फेस करनी पड़ेंगी प्रॉब्लम्स, और कौन सी प्रॉब्लम्स वर्कर्स फेस करते हैं। इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि नॉइज़ और केमिकल्स, हीट, रेडिएशन, ये सारी जो हैं वो इस फील्ड में प्रॉब्लम्स और एपिडेमियोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं। देन इसके बाद एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के हवाले से मैं आपको अगर बताऊं तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़ मेजर्स द एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर एक्सपोजर एंड अ डिजीज़ using information collected from individuals rather than from aggregate population. Analytical epidemiology is employed to test hypothesis by drawing samples of people and comparing groups। ठीक है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करते हैं और स्टडी करते हैं कि हमें हाइपोथेसिस और जितने भी हमारे पास डेटा है उसको हम स्टडी करते हुए एनालिसिस करते हुए जो रिज़ल्ट्स हमारे निकल रहे हैं, जो हमारे एंड में हमारे पास नताइज निकल रहे हैं, उसको कंपेयर करते हुए हम जो स्टडी करते हैं उसको एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। देन इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन दैट यूजेस an experimental model to confirm a causal relationship suggested by observational studies. It studies the relationship of various factors determining frequency distribution of diseases in a community। experimental epidemiology के हवाले से भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप सजेस्टेड बाय ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के हवाले से ये स्टडी है, यानी कि इसमें हम एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है वो स्टडी करते हैं जो कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के मुताबिक जो है वो कन्वे होती है। देन इसके अलावा दी स्टडी इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फैक्टर्स के हवाले से ये स्टडी करती है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ इन अ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं
एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा। तो यहाँ पर फैक्टर्स के हवाले से मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हवाले से कुछ बताया हुआ है, तो मैं इसको रीड आउट करती हूँ। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड फिजिकल फैक्टर्स सच एज जियोलॉजी, climate, biological factors such as insects that transmit the agent, and socio-economic factors, इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सच एज क्राउडिंग, सैनिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ये सारी जो है इसके फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स। सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें हमारी अर्थ के हवाले से और क्लाइमेट के हवाले से कुछ फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल और बायोटिक फैक्टर्स हैं। देन उसके बाद हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यानी कि हमारी आसपास के जो माहौल के हवाले से फैक्टर्स हैं वो। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था ये एपिडेमियोलॉजिक ट्राइड को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही है कि किस तरह से डिज़ीज़ या एपिडेमियोलॉजी की स्टडी कन्वे होती है। तो ये बहुत सिंपल है कि होस्ट होता है और एजेंट जो है वो होस्ट को अटैक करता है। एजेंट कोई भी हो सकता है, कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, या फिर जो है वो कोई भी फिज़िकल और एबायोटिक एजेंट हो सकता है। देन होस्ट जो है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है और इस तरह से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। यानी कि ये डिज़ीज़ और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से ट्राइड की शक्ल में हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, ट्राइड की शक्ल में एक्सप्लेन हो रही है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि होस्ट और एजेंट का और इन्वायरमेंट का रिलेशन बताया कि अगर इन्वायरमेंट बैलेंस्ड है तो होस्ट और एजेंट जो है वो बैलेंस्ड रहेंगे। एजेंट ओरिजिनली, यहाँ पर एजेंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। एजेंट ओरिजिनली रेफर टू एन इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के हवाले से कि इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट ही एजेंट इसको बोला जाता है एपिडेमियोलॉजी में एजेंट को, सच एज पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड अदर माइक्रोब। ठीक है, उसके अलावा जनरली द एजेंट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर डिजीज अकर ओवर टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंट हैज़ बीन ब्रॉडेंड टू इंक्लूड केमिकल्स। फिर उसके बाद जो न्यू फील्ड के हवाले से डेफिनेशन आई उसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि केमिकल्स भी हैं, कुछ फिज़िकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं डिज़ीज़ और इंजरी के हवाले से। यानी कि अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो कौन कौन से उसमें फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो वो जो एजेंट यानी कि फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे वो एबायोटिक हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये ओवरऑल जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स और केमिकल और फिज़िकल एजेंट्स सबको मिलाकर ही एजेंट जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन हो रही है। न्यू एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन के हवाले से दीज इंक्लूड केमिकल कंटामिनेंट्स, और कुछ केमिकल कंटामिनेंट्स भी इसमें आ सकते हैं और फिज़िकल फैक्टर्स भी इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं तो आप को अच्छे से समझ आ गया होगा फैक्टर्स के हवाले से भी। और यहाँ पर मेरी वीडियो होती है एंड, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।